15 दिसंबर 2016 को सुबह 10 बजे की आसपास में जॉर्डन पुलिस के पास में एक अनजान कॉल आती है। उस कॉल में इतना ही बोला जाता है कि उसने मुझे धोखा दी है ना, इसलिए मैं उसका मर्डर कर दिया। जॉर्डन की पुलिस से कुछ समझ पाती इससे पहले वो फ़ोन कट हो जाता है। कट होने के साथ में ही जो पुलिस वाले होते हैं वो आपस में चर्चा करने लग जाते हैं कि इतनी सुबह आखिर फ़ोन किसका है, कॉल किसने किया। उस कॉल के जब डिटेल्स को और लोकेशन को जांच किया जाता है तो मालूम चलता है कि ये जो लोकेशन है ये जॉर्डन एयरपोर्ट से आ रही है और ये जो नंबर है ये जॉर्डन का ही नंबर है, अमान जॉर्डन का ही। पुलिस फिर अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में एयरपोर्ट पे पहुंचती है और एयरपोर्ट पे जाकर जब उस शख्स को गिरफ़्तार करती है तो मालूम चलता है कि वो शख्स तो कोई और है। जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने कॉल किया पुलिस को, तो बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ कॉल नहीं किया। वो अपना मोबाइल दिखाता है लेकिन लोकेशन जो होता है मोबाइल का वो उसके आसपास में ही दिखाता है। जब उसके बैगों की तलाशी ली जाती है तो उसी के बैग के अंदर में वो फ़ोन मिला रहता है जिस फ़ोन से पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस इस बात को नकारने में लग जाती है कि क्या इसने कॉल नहीं किया है, लेकिन पुलिस उसे उठाकर अपने स्टेशन लेकर आती है और उसे सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैंने कॉल किया ही नहीं। तो दोस्तों, जब उस लड़का ने कॉल किया ही नहीं और पुलिस इस मानने के लिए राज़ी है नहीं, तो आखिर कॉल किया किसने? चलिए आइए जानते हैं आज की इस पूरी डार्क स्टोरी में। हम बातें कर रहे हैं उस क्राइम की जिसे करने वाला कोई और भुगतने वाला कोई और था। एयरपोर्ट से जब जिस शख्स को पुलिस पकड़ के लाती है उसका नाम रहता है सरवन। वो इंडिया का रहने वाला होता है और जॉर्डन में ही साहब एक इंडस्ट्रियल पड़ता है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री रहती है। उस फैक्ट्री में वो जॉब करता है। वो जॉब करने के यानी 2 साल उपरांत वो घर जाने के लिए ऑलरेडी तैयार रहता है, लेकिन जब उसे एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करके लाया जाता है तो क्लियर बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं किसी का मर्डर नहीं किया है। लेकिन जॉर्डन पुलिस इस चीज़ को मानने के लिए राज़ी नहीं होती है। उसके बाद में जॉर्डन पुलिस क्या करती है, उसके जो फ़ोन होता है उसके पूरी कॉल डिटेल्स निकालती है और जिस नंबर से उस पुलिस को फ़ोन आया रहता है उसके भी पूरी कॉल डिटेल्स निकाल कर जब मैच करती है तो मैच होता नहीं है, लेकिन लोकेशन जो कुछ नंबरों का बताता है बातें का, वो एक जगह साहब का ही बताता है। पुलिस उस लोकेशन से वहाँ पे जितने भी नंबर होते हैं वो सब नंबर को मालूम करना चालू कर देती है, लेकिन ख़ास एक ऐसा नंबर होता है जो बिल्कुल हर वक्त एक ही नेटवर्क से बात हुआ रहता है। तो उस नंबर को जब पुलिस पकड़ती है, उस शख्स को जब पुलिस पकड़ती है तो उसका नाम रहता है सिराजुद्दीन अंसारी। वो भी उसी इंडस्ट्रियल में जॉब करता है, एक ताइवा मेटल है उसमें वो जॉब करता है जिस कंपनी में सरवन भी जॉब कर रहा होता है। उसके बाद में जब सिराजुल को पुलिस पकड़ती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो पूरा अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ही मर्डर किया था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर उसने मर्डर किया किसका और सरवन को फंसाया कैसे। जब सिराजुल अपना क्राइम जब बताता है तो जितने भी पुलिस वाले होते हैं सबकी रोंगटे खड़े हो जाती है। 2016 की आसपास में जब सिराजुल इंडिया से जॉर्डन पहुंचता है तो वहां पे उसे एक आकी नाम की लड़की से हबीबी हो जाती है। इंडिया में जैसे आप एक रिलेशनशिप में रह सकते हैं वैसे जॉर्डन में आप हबीबी करके रह सकते हैं। तो सिराजुल जो था वो हबीबी किया था एक आकी नाम की लड़की से जो बांग्लादेश की रहने वाली थी, वो भी वहीं के एक एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब करती थी। इसकी जो हबीबी हुई थी ये धीरे धीरे बहुत गहरी हो गई थी और बहुत पुरानी थी। एक दिन की बात है कि सिराजुल को और आकी का दोनों का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद में इतना सिचुएशन बिगड़ जाता है कि सिराजुल अक्सर बातें बातें पे आकी को मारना पीटना चालू कर देता है, जिस कारण से आकी क्या करती है कि अपना हबीबी तोड़ने के लिए जो एप्लीकेशन होता है उस एप्लीकेशन को फाड़ देती है और एक छोटा सा पुलिस रिपोर्ट लिखाकर और हबीबी को क्लियर कर देती है। लेकिन यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होता है। सिराजुल के कंपनी में ही सरवन नाम का लड़का भी जॉब कर रहा होता है और उसे भी हबीबी का एक ज़रूरत पड़ जाता है। तो
किसी लड़की से वो बात करता है कि मुझे भी हबीबी बनवा दो। वो लड़की श्रवण को हबीबी बनाने के लिए लेकर उसी आकी के पास में जाती है और आकी से हबीबी हो भी जाता है, क्योंकि हबीबी एक वहाँ की, आप जानते हैं कि रिलेशनशिप में रहना एक नॉर्मली चीज़ है। तो आकी से श्रवण का हबीबी हो जाता है। लेकिन जब इस चीज़ को सराजुल को मालूम चलता है तो सराजुल बिल्कुल अंदर से बौखला जाता है। सराजुल जो होता है आकी के जो भी आसपास में जो भी हो रहा होता है उस सब चीज़ का वो डिटेल्स लेने लग जाता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि सराजुल मौका देखकर आकी को कॉल लगाता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ तुमसे 5 मिनट के लिए बातें करना है। दोस्तों उसके बाद में आकी इस चीज़ के लिए माना करती है कि नहीं, मुझे आना नहीं है, क्योंकि मैं हबीबी किसी और से कर ली हूँ, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो सराजुल होता है वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज़ मुझसे एक बार आकर मिलो, उसके बाद नहीं आना, नहीं मिलना मेरे से, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। आकी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करती है, वो आ जाती है सराजुल से मिलने के लिए और सराजुल उसे एक ऐसे जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे टावर होता है और बहुत सारे जंगल झाड़ी रहते हैं, जहाँ पे कोई जाता नहीं है, वो एक साइड रहता है। तो आकी जब उसके पास में जाती है तो सराजुल बहुत उसे समझाता है कि तुम उसे हबीबी जो की हो उसे तोड़ दो और फिर से मेरे साथ में आ जाओ। लेकिन आकी इस चीज़ को इग्नोर करती है, माना करती है कि नहीं, हबीबी हर वक्त तोड़ा नहीं जाता है, तुम मेरे साथ हबीबी अगर तोड़े हो तो अब मैं उसके साथ श्रवण से तोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। सराजुल को यहाँ गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है कि सीधा आकी का जो है गर्दन पकड़कर कुछ टाइम तक दबा के रखता है, जिससे आकी की वहीं पे मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद में सराजुल वहाँ पे डर जाता है और आकी को वहीं पे छोड़कर भाग जाता है और भाग के अपने कंपनी में चला जाता है, अपने रूम के अंदर चला जाता है। जब दूसरे दिन सुबह में पुलिस वाले वहाँ पे गश्ती के लिए आते हैं तो उन्हें एक लड़की का लाश मिलता है। तो जितने भी जोर्डन के आसपास की पुलिस होती है वहाँ आकर इंक्वायरी करती है, कुछ पूछताछ भी करती है, लेकिन इस तरह से कुछ मालूम नहीं चलता है और पुलिस भी वहाँ पे लापरवाही करती है, क्योंकि जो लाशें होती है वो एक बांग्लादेशी लड़की की होती है। तो ज़्यादा पुलिस वाले उतना पूछताछ नहीं करते हैं और सीधा उस बॉडी को वो लोग यहाँ से सीधा बांग्लादेश भेज देते हैं और केस को क्लोज कर देते हैं। जब सारी कहानी जब अंसारी बता देता है तो पुलिस वाले अपने गलती को भी मानते हैं कि हाँ, हम लोगों से गलती हुआ है कि हमने कहीं ज़्यादा पूछताछ नहीं किया, और वहीं पे सराजुल को गिरफ्तार करके वहाँ से सीधा जेल भेज दिया जाता है, जहाँ से उसे कुछ 5-7 सालों के लिए सज़ा होने के बाद में उसे वहाँ से भी बांग्लादेश भेजा जाएगा और बांग्लादेश से सज़ा काटने के बाद में उसे अगर टाइम मिल जाएगी तो इंडिया भेजा जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मेरा सपोर्ट करिए। मिलते हैं एक छोटा सा स्टोरी नेक्स्ट में।